नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में आपने शुरू किया था संतुलित भोजन, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण तक किया था और आज हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो मित्रों, हमने शुरू किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एकलक इकाइयों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हमने क्या देखा था कि एकलक इकाइयों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने देखा था मोनोसेकेराइड। पहला जो प्रकार होता है साथियों वो होता है मोनोसेकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा जो होता है वो होता है डाइसेकेराइड। कौन सा होता है? डाइसेकेराइड। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एकलक इकाइयों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है साथियों पॉलीसेकेराइड। यहां पर सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसकी प्यारे साथियों? तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मोनोसेकेराइड की। किसकी शुरुआत करते हैं? मोनोसेकेराइड की शुरुआत करते हैं। और जो मोनोसेकेराइड होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है कि जो इसके अंदर एकलक इकाइयां होती है साथियों, कितनी होती है? एकलक इकाई जो होती है इसमें कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक ही होती है। इसलिए साथियों इसको कहा जाता है मोनोसेकेराइड। इस मोनो का जो अर्थ होता है वो कितना होता है साथियों? अर्थ जो होता है वो क्या होता है? एक होता है। यानी इसके अंदर जो एकलक इकाई पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी? एक पाई जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड। मित्रों, इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज। एक आता है फ्रुक्टोज। क्या आता है? फ्रुक्टोज। और मित्रों एक आता है ग्लैक्टोज। क्या आता है? ग्लैक्टोज। ये 3 प्रकार के मोनोसेकेराइड होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज और एक होता है ग्लैक्टोज। एकलक इकाई के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और साथियों पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी मोनो का जो अर्थ होता है एक, यानी इसके अंदर जो एकलक इकाई पाई जाती है एक पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आते हैं साथियों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। अब हम शुरुआत करते हैं मोनोसेकेराइड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों किसकी? ग्लूकोज की। अपन पढ़ेंगे किसको? ग्लूकोज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ग्लूकोज को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज को पढ़ेंगे। और मित्रों ये जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? देखिए, ये जो ग्लूकोज होता है वो होता है साथियों सरल शर्करा श्रेणी का एक क्या है प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट है। सरल शर्करा श्रेणी का क्या है? सरल शर्करा श्रेणी युक्त क्या है प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट है। कौन साथियों? ये ग्लूकोज। सरल शर्करा श्रेणी युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है साथियों ये ग्लूकोज होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है साथियों? C6H12O6 होता है। मित्रों इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इस कारण साथियों इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोस। क्या बोला जाता है? एल्डोहेक्सोस के नाम से जाना जाता है। किसको साथियों? इस ग्लूकोज को जाना जाता है किसके नाम से?
एल्डोहेक्सोज के नाम से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? एल्डोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये जो हेक्सोज है ना, इसका जो तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि 6 कार्बन युक्त सरल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? सरल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है साथियों? हेक्सोज बोला जाता है। और इस एल्डो का अर्थ हो गया साथियों क्या? इसके एक सिरे पर क्या जुड़ा होता है? CHO, यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। यानी 6 कार्बन युक्त सरल कार्बोहाइड्रेट के एक सिरे पर क्या जुड़ा होता है? CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। मित्रों, यदि अपन इसकी संरचना के बारे में देखें तो इसकी संरचना जो होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं? 4 विषम कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। 4 विषम कार्बन क्या पाए जाते हैं? कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 विषम कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। एक सिरे पर साथियों, एक छोर पर पाया जाता है क्या? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और एक छोर पर क्या पाया जाता है साथियों? प्राइमरी क्या पाया जाता है? एक छोर पर क्या पाया जाता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। यदि अपन इसकी संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसकी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। एक बार देखिएगा, इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। एक साइड में क्या पाए जाते हैं? इसके एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और एक छोर पर क्या पाया जाता है? इसके एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन युक्त क्या होती है साथियों? ये संरचना होती है। एक साइड में इसमें क्या पाया जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। और एक साइड में क्या पाया जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। एक साइड में क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। यदि अपन बात करें, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यहां देखिए साथियों, ये होता है, यहां पर एक छोर पर क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और यहां पर होता है साथियों प्राइमरी, क्या होता है? प्राइमरी या फिर प्राथमिक क्या पाया जाता है? एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। मित्रों, ये जो 4 कार्बन होते हैं, इन 4 कार्बनों को क्या कहा जाता है साथियों? इसको कहा जाता है सेकेंडरी। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी या द्वितीयक क्या कहा जाता है? एल्कोहलिक कार्बन परमाणु कहा जाता है। एल्कोहलिक कार्बन एटम कहा जाता है। कार्बन परमाणु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कार्बन परमाणु कहा जाता है। सेकेंडरी एल्कोहलिक कार्बन परमाणु कहा जाता है। मित्रों, इसके अंदर एक पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप और एक पाया जाता है साथियों क्या पाया जाता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। और मित्रों, चार क्या पाए जाते हैं? सेकेंडरी क्या पाए जाते हैं? सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेंटा हाइड्रोक्सी और क्या कहा जाता है साथियों? एल्डिहाइड कहा जाता है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? इस ग्लूकोज को कहा जाता है। याद रखना साथियों, ग्लूकोज के 2 अन्य नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साथियों क्या, हमने देखा कि ये जो ग्लूकोज होता है इसको एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। एक जानते हैं साथियों पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इसके अंदर पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहे जाने के कारण इसमें क्या पाया जाता है? एक तो एल्डिहाइड के गुण पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं साथियों प्राइमरी एल्कोहलिक गुण पाए जाते हैं, और एक सेकेंडरी जो एल्कोहल होता है उसके भी क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ इस प्रकार की संरचना किसकी? इस ग्लूकोज की इस प्रकार की संरचना थी। यदि अपन बात करें इस ग्लूकोज की, तो मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। मानव जो शरीर होता है, मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। मित्रों, मनुष्य का जो श्वसनीय, मनुष्य का प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है, श्वसनीय जो पदार्थ है वो क्या है?
ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। मनुष्य का प्रमुख श्वसनीय पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। यदि अपन बात करें साथियों श्वसन के दौरान इस ग्लूकोज का क्या होता है? श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है साथियों? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। और मित्रों इस ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक क्या कहा जाता है? शर्करा कहा जाता है। सार्वभौमिक शर्करा के नाम से किसको जाना जाता है? इस ग्लूकोज को जाना जाता है। ग्लूकोज साथियों ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी अपन कह सकते हैं ये जो ग्लूकोज होता है ये शरीर को क्या प्रदान करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? ये ग्लूकोज करता है। तभी तो अपन साथियों क्या लेते हैं? ग्लूकोज डी लेते हैं। थकान महसूस जब होती है तो अपन क्या लेते हैं? ग्लूकोज डी पीते हैं। और उस ग्लूकोज डी के अंदर साथियों क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज किसका ही एक रूप है साथियों? किसका रूप है? ये इस कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो मित्रों हमने क्या देखा अभी तक? ग्लूकोज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और ग्लूकोज जो होता है मानव शरीर का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या साथियों? ग्लूकोज है। और मनुष्य का प्रमुख जो श्वसनीय पदार्थ होता है ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज का जो श्वसन के दौरान क्या होता है साथियों? विघटन होता है। इसे सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है मित्रों। और जब शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है किससे होती है? इस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से होती है। तभी तो अपन क्या पीते हैं साथियों? ये ग्लूकोज डी पीते हैं। और इस ग्लूकोज डी जो होता है साथियों ये एक ग्लूकोज की फॉर्म होती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे यदि अपन बात करें इस ग्लूकोज के स्रोत की बात करें, अपन किसकी बात करें? इस ग्लूकोज के स्रोत की बात करें तो इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मित्रों इसको प्राप्त किया जाता है सुक्रोज से। किससे प्राप्त किया जाता है? ग्लूकोज को किससे प्राप्त किया जाता है? सुक्रोज से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सुक्रोज से प्राप्त किया जाता है। या फिर इससे प्राप्त किया जाता है साथियों किससे? गन्ने के रस से। किससे? गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। मित्रों सुक्रोज या गन्ने के रस से प्राप्त करने की जो विधि होती है इस विधि को अपन क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोगशाला विधि कहते हैं अपन। किसको कहते हैं साथियों? इस सुक्रोज या गन्ने के रस से जो ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है इस विधि को प्रयोगशाला विधि या फिर लेबोरेटरी विधि कहते हैं। लेबोरेटरी क्या कहते हैं साथियों? विधि कहते हैं। किसको? इस ग्लूकोज को किससे प्राप्त किया जाता है? सुक्रोज या गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है, उसको प्रयोगशाला विधि या फिर साथियों इसको क्या कहते हैं? लेबोरेटरी विधि कहते हैं। मित्रों इस प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि ये जो सुक्रोज होता है, ये जो सुक्रोज होता है इस सुक्रोज पर किसके इसका जल अपघटन करवाया जाता है सुक्रोज का। और डाइल्यूट जो H2SO4 होता है या अपन कह सकते हैं जो डाइल्यूट HCl होता है यानी तनु HCl अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अपन कह सकते हैं सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसकी उपस्थिति में क्या करवाई जाती है साथियों? ये अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इसके दौरान क्या बनता है साथियों? ग्लूकोज व फ्रुक्टोज का मिश्रण बनता है। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज का क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज का क्या बनता है साथियों? मिश्रण बनता है। यदि अपन बात करें इस सुक्रोज की तो इसका क्या करवाया जाता है? जल अपघटन करवाया जाता है। तो इस दौरान साथियों क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है साथियों? फ्रुक्टोज बनता है। एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है। और किसकी उपस्थिति में होता है साथियों? ये या तो तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में होता है या फिर होता है साथियों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के अंदर होता है। तो मित्रों ये जो ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बना है यहां से ग्लूकोज को पृथक किया जाता है। और कैसे किया जाता है कि इस मिश्रण के अंदर क्या डाला जाता है? एल्कोहल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एल्कोहल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एल्कोहल डाला जाता है। इस एल्कोहल के अंदर साथियों ये जो ग्लूकोज होता है ये तो घुलती नहीं है और ये जो फ्रुक्टोज होती है ये फ्रुक्टोज किसके अंदर घुल जाती है? इस एल्कोहल के अंदर घुल जाती है। और इस मिश्रण में से जब एल्कोहल को पृथक करके किसको अलग कर दिया जाता है साथियों? इस ग्लूकोज को अलग कर दिया जाता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं अपन? प्रयोगशाला विधि कहते हैं जिससे अपन किसको पृथक करते हैं? ग्लूकोज को अलग करते हैं। साथियों इस ग्लूकोज को किससे प्राप्त किया जा सकता है? सुक्रोज से भी प्राप्त किया जा सकता है और मित्रों गन्ने के रस या सुक्रोज दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि अपन बात करें इसकी जो दूसरा जो स्रोत होता है साथियों वो होता है स्टार्च।
इसको किससे प्राप्त किया जा सकता है? स्टार्च से भी प्राप्त किया जा सकता है। किसको साथियों? इस ग्लूकोज को किससे प्राप्त किया जा सकता है? स्टार्च से भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस स्टार्च से पृथक यानी प्राप्त करने की जो विधि होती है साथियों, उसको बोला जाता है कमर्शियल मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमर्शियल मेथड कहा जाता है, कमर्शियल विधि कहा जाता है साथियों। इस स्टार्च से ग्लूकोज को प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? कमर्शियल मेथड के नाम से जानते हैं। मित्रों क्या किया जाता है? यह अभिक्रिया जो होती है यह 393 केल्विन ताप पर होती है। कितने? 393 केल्विन ताप पर होती है। मित्रों ग्लूकोज को स्टार्च से जो पृथक करने की विधि होती है उसको कहा जाता है कमर्शियल मेथड। और यह अभिक्रिया जो होती है वो 393 केल्विन ताप पर क्या होती है? संपन्न होती है। मित्रों यह अभिक्रिया जो होती है वो डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के सानिध्य में उत्पन्न करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसके सानिध्य में क्या करवाई जाती है? इस अभिक्रिया को पूर्ण करवाया जाता है। यदि अपन बात करें स्टार्च की तो C6H10O5 के अन्य अणु होते हैं, इसका क्या करवाया जाता है साथियों? जल अपघटन करवाया जाता है और क्या बनता है? C6H12O6 बनता है यानी ग्लूकोज बनती है। क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। यह जो अभिक्रिया होती है ये डाइल्यूट H2SO4 के सानिध्य में होती है। अब साथियों इस मिश्रण से डाइल्यूट जो H2SO4 होता है इसके प्रभाव को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। और इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए चौक पाउडर का एक विलयन होता है। क्या होता है? चौक पाउडर का एक विलयन होता है। इसमें से इस विलयन को क्या होता है साथियों? ग्लूकोज के विलयन को गुजारा जाता है। क्या किससे को गुजारा जाता है? इस ग्लूकोज के विलयन को गुजारा जाता है। और मित्रों यदि अपन बात करें इस विलयन ग्लूकोज के विलयन में कुछ अन्य पदार्थ ही बच जाते हैं, उन अन्य पदार्थों को पृथक करने के लिए साथियों किसका उपयोग होता है? एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग होता है। दोबारा देखिए मित्रों यदि अपन बात करें इस ग्लूकोज को तो स्टार्च से जो पृथक करने की विधि होती है उसको अपन बोलते हैं कमर्शियल मेथड। यह जो विधि होती है साथियों 393 केल्विन ताप पर क्या होती है? संपन्न होती है। 393 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया को क्या करवाया जाता है? संपन्न करवाया जाता है। स्टार्च का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो यह जल अपघटन साथियों H2SO4 के सानिध्य में होता है। और इससे क्या उत्पन्न, इससे क्या बनता है साथियों? इससे प्राप्त होता है हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। इस ग्लूकोज से ये जो डाइल्यूट H2SO4 होता है यानी तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए साथियों इसको चौक पाउडर के विलयन में से गुजारा जाता है। किसको? इस ग्लूकोज के विलयन को गुजारा जाता है। मित्रों इसके बाद में भी कुछ इसके अंदर अन्य पदार्थ बच जाते हैं। इन अन्य पदार्थों को हटाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एक एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग किया जाता है। और एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है? इन पदार्थों को क्या कर देता है? इस ग्लूकोज से क्या कर देता है? पृथक कर देता है और एक शुद्ध ग्लूकोज हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार मित्रों ग्लूकोज को प्राप्त करने की दो विधियां होती है, एक तो होती है प्रयोगशाला विधि और एक होती है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में स्टार्च से किसको पृथक किया जाता है? ग्लूकोज को पृथक किया जाता है। मित्रों यदि अपन बात करें इस ग्लूकोज की तो ये जो ग्लूकोज होता है यदि अपन बात करें इस ग्लूकोज की बात करें साथियों तो जो ग्लूकोज होता है इसका उपयोग किया जाता है किसमें? एक तो किया जाता है वायवीय श्वसन के अंदर किया जाता है। वायवीय श्वसन के अंदर इसका उपयोग होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन के अंदर इसका उपयोग होता है। अवायवीय श्वसन के अंदर इसका उपयोग होता है। और मित्रों किसके अंदर इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है किण्वन के अंदर इसका उपयोग होता है। किण्वन के अंदर इसका उपयोग होता है। मित्रों ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज ये जो ग्लूकोज होता है ये मनुष्य के लिए ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। मनुष्य के लिए ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। कौन मित्रों? ये ग्लूकोज जो होता है ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है ये ग्लूकोज। और मित्रों जो प्रति ग्राम अनाज जो होता है, प्रति ग्राम अनाज से हमें जो प्रति ग्राम अनाज से ग्लूकोज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें? वो ऊर्जा प्राप्त होती है 3.75 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम जो अनाज होता है उस अनाज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी होती है साथियों? 3.75 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मित्रों यदि अपन जूल में इसकी बात करें तो इसमें जो जूल में जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये 16 किलो जूल। कितना मित्रों?
किलो जूल प्रति ग्राम अनाज से क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति ग्राम अनाज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो था साथियों क्या, ग्लूकोज। अब अपन बात करते हैं साथियों किसकी, ग्लूकोज के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, फ्रुक्टोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्रुक्टोज की बात करते हैं अपन। तो देखिए फ्रुक्टोज दूसरा जो प्रकार है किसका, मोनोसेकेराइड का दूसरा प्रकार है साथियों, वो है फ्रुक्टोज। कौन सा है साथियों, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो होता है साथियों, इसका भी सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है, इसका भी सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है मित्रों, जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो होता है साथियों, क्या पाया जाता है, इसके अंदर कीटोन पाया जाता है। क्रियात्मक समूह जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है। यदि अपन इसकी संरचना देखें अपन, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, CH2OH। और मित्रों यहां पर कार्बन, और कार्बन के साथ में क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। फिर कार्बन जुड़ा होता है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन युक्त क्या होती है ये संरचना होती है। 6 कार्बन युक्त क्या होती है, संरचना होती है। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर क्या जुड़ा होता है, एल्कोहल, यहां पर भी एल्कोहल जुड़ा होता है। और यहां पर हाइड्रोजन, एल्कोहल जुड़ा होता है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यदि अपन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्मूले में देखें तो जो पहला कार्बन परमाणु और दूसरा जो कार्बन परमाणु होता है, यहां साथियों इन 2 कार्बन परमाणुओं का अंतर होता है किसकी संरचना में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना के अंदर। यहां पर ग्लूकोज में क्या जुड़ा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। और यहां पर क्या जुड़ा होता है साथियों, क्या जुड़ा होता था उसके अंदर जुड़ा होता था कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा था, एल्कोहल जुड़ा था। यहां पर क्या जुड़ा था, एल्कोहल जुड़ा था। और मित्रों यदि अपन बात करें इस फ्रुक्टोज की, तो ये जो फ्रुक्टोज होता है यह दुनिया की सबसे मीठी शर्करा होती है। दुनिया की सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है साथियों, यह फ्रुक्टोज होती है। कौन सी होती है, फ्रुक्टोज होती है। मित्रों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये गन्ने में। गन्ने में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गन्ने में किसमें, यानी गन्ने में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सॉरी किसमें पाई जाती है, ये अंगूर में सर्वाधिक पाई जाती है। अंगूर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अंगूर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अंगूर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। या साथियों इसको क्या कहा जाता है, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। अंगूर की शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। मित्रों यह किस में पाई जाती है, यह शहद में भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, शहद में भी पाई जाती है। और जो मनुष्य का जो वीर्य होता है, मनुष्य का जो वीर्य होता है साथियों, मनुष्य के वीर्य के अंदर पाई जाती है। मनुष्य के वीर्य में यह पाई जाती है मित्रों। और यहां अपन कह सकते हैं जो मनुष्य का वीर्य जो होता है उसका जो पोषण होता है, जो प्रमुख पोषण होता है उसका, वो क्या होता है साथियों, फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। मनुष्य के जो वीर्य होता है उस वीर्य का जो प्रमुख पोषण होता है वो कौन सा होता है साथियों, फ्रुक्टोज होता है। यदि अपन बात करें साथियों इस फ्रुक्टोज की, तो इसमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है कीटोन, और इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। दुनिया की सबसे मीठी शर्करा होती है साथियों, फ्रुक्टोज होती है। और सर्वाधिक मात्रा जो इसमें पाई जाती है वो अंगूर में पाई जाती है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, ग्रेप्स शुगर कहा जाता है, या इसे कहा जाता है अंगूर की शर्करा कहा जाता है। यह शहद में भी पाई जाती है प्यारे साथियों। किसमें पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। मनुष्य के वीर्य में यह पाई जाती है। इसलिए साथियों जो मनुष्य का वीर्य जो होता है उसका जो प्रमुख पोषण होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। यदि अपन बात करें साथियों किसकी, इस फ्रुक्टोज की बात करें अपन, तो इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, फलों की शर्करा। फलों की शर्करा कहा जाता है, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। या इसे कहा जाता है साथियों लेवुलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लेवुलोज भी कहा जाता है। फलों की शर्करा भी कहा जाता है, इसे लेवुलोज भी कहा जाता है। और साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फलों की शर्करा, इसे कहा जाता है लेवुलोज, और इसे कहा जाता है दुनिया की सबसे मीठी शर्करा। इसे ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जानते हैं। और मित्रों
यह जल के अंदर, जल में क्या होती है साथियों, जल्दी विलय हो जाती है, जल में जल्दी घुल जाती है, या अपन कह सकते हैं जल्दी घुलनशील होती है जल के अंदर, और जल के अंदर क्या हो जाती है मित्रों, जल्दी घुल जाती है। यदि अपन बात करें साथियों किसकी, इस ग्लूकोज की, इस फ्रुक्टोज की बात करें अपन, तो यह रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है, क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है, रंगहीन और क्रिस्टलीय होती है। रंगहीन और क्रिस्टलीय होती है कौन मित्रों, ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होती है साथियों क्या होती है, रंगहीन होती है, और क्या होती है साथियों, क्रिस्टलीय होती है, और इसे क्या कहा जाता है, फलों की शर्करा या फिर लेबुलोज के नाम से जानते हैं। तो मित्रों यह तो था दूसरा प्रकार मोनोसेकेराइड का। पहला आपने क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा फ्रुक्टोज, तीसरा जो आता है साथियों वो कौन सा है, ग्लैक्टोज। यानी ग्लैक्टोज को अपन पढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है मोनोसेकेराइड का वो कौन सा है साथियों, ग्लैक्टोज है। अपन पढ़ते हैं ग्लैक्टोज को। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है साथियों, ग्लैक्टोज। तीसरा जो प्रकार है वो है ग्लैक्टोज। याद रखना साथियों ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती है, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। तो साथियों किसके साथ पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके साथ, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के साथ। किसके साथ, ग्लूकोज या फिर किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाती है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के साथ पाई जाती है। मित्रों मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क जो काम करने के लिए, मस्तिष्क को काम करने के लिए जिस शर्करा की आवश्यकता होती है, काम करने के लिए जिस शर्करा की आवश्यकता होती है, उस शर्करा का क्या नाम है साथियों, ग्लैक्टोज है। किसका क्या नाम है साथियों, ग्लैक्टोज है। यानी मनुष्य मस्तिष्क को काम करने के लिए जिस शर्करा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं अपन, क्या ग्लैक्टोज कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ग्लैक्टोज कहते हैं। मनुष्य मस्तिष्क में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है साथियों, ये किस में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में किस में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रेन शुगर, इस ग्लैक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर कहा जाता है। मित्रों किसको कहा जाता है, इस ग्लैक्टोज को कहा जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है साथियों, किसके साथ पाई जाती है, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है। मनुष्य मस्तिष्क को काम करने के लिए जिस शर्करा की आवश्यकता होती है, जिस कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, उसका क्या नाम है साथियों, ग्लैक्टोज नाम है। और सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, इस ग्लैक्टोज की मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर कहा जाता है। तो मित्रों यहां पर हमारा पॉलीसेकेराइड जो होता है वो समाप्त होता है। अब अपन बात करते हैं डाइसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं अपन, डाइसेकेराइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डाइसेकेराइड की बात करते हैं अपन। दूसरा जो प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का वो है डाइसेकेराइड। कौन सा है साथियों, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें देखिए मित्रों जो डाई का अर्थ होता है वो होता है दो। यानी इसके अंदर जो एकलक इकाइयां होगी वो कितनी होगी, एकलक इकाई जो होगी वो कितनी होगी साथियों, दो होगी। कितनी होगी, दो होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से क्या बनती है, डाइसेकेराइड बनती है। अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एकलक इकाई होती है वो दो होती है। यानी इसके अंदर जो एकलक इकाई होती है वो दो क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। यानी दो मोनोसेकेराइड से क्या बनता है साथियों, डाइसेकेराइड बनता है। क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। यानी जब इनका जल अपघटन करवाया जाता है तो ये दो एकलक इकाइयों के अंदर टूट जाती है। क्या करवाया जाता है मित्रों, इनका जल अपघटन करवाया जाता है।
क्या करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है। तो ये किस में टूट जाती है, दो एकलक इकाइयों के अंदर टूट जाती है। और इन दो एकलक इकाइयों को क्या कहते हैं साथियों, मोनोसेकेराइड कहते हैं। दो जो ये एकलक इकाई होती है, ये दोनों क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। इन दोनों मोनोसेकेराइड के जुड़ने से क्या बनता है साथियों, डाइसेकेराइड बनता है। क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। याद रखना मित्रों, डाइसेकेराइड के अंदर जो एकलक इकाई होती है वो दो मोनोसेकेराइड होती है, यानी दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइसेकेराइड में किसकी बात करते हैं अपन मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते हैं माल्टोज की बात करते हैं। सबसे जो पहला डाइसेकेराइड है वो कौन सा है साथियों, माल्टोज है। कौन सा है साथियों, माल्टोज है। माल्टोज का जब जल अपघटन होता है साथियों, इसका जब जल अपघटन होता है तो ये दो मोनोसेकेराइड के अंदर टूटती है और वो दोनों मोनोसेकेराइड होते हैं साथियों ग्लूकोज। क्या होता है साथियों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं साथियों, माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जब माल्टोज का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज की दो इकाइयां प्राप्त होती है। और ये दोनों जो इकाइयां होती है ये कैसी इकाई होती है साथियों, ये मोनोसेकेराइड होती है। यानी दो मोनोसेकेराइड जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है। और वो डाइसेकेराइड कौन सा होता है साथियों, माल्टोज होता है। कौन सा होता है, माल्टोज होता है। इस माल्टोज को साथियों माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। इस माल्टोज को किस नाम से जानते हैं, माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। मित्रों यह जो स्टार्च का जब पाचन होता है, स्टार्च का पाचन जब होता है तो स्टार्च के पाचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, माल्टोज बनता है। स्टार्च का जब पाचन होता है तो क्या बनता है साथियों, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज बनता है। मित्रों इसकी जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक जो मात्रा इसकी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, माल्टोज की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो गन्ने में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। सर्वाधिक जो मात्रा होती है माल्टोज की वो किस में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। मित्रों भारत के अंदर, भारत में जो अल्कोहल का निर्माण होता है, भारत में अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है साथियों, इस माल्टोज से होता है। किससे होता है, माल्टोज से होता है। भारत में जो किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का जो निर्माण होता है मित्रों वो किससे होता है, इस माल्टोज से होता है। किससे होता है, माल्टोज से होता है। क्या होता है कि इस माल्टोज को एक नलिका के अंदर डाला जाता है। एक नलिका के अंदर किसको डाला जाता है साथियों, माल्टोज को डाला जाता है और अवायवीय अवस्था के अंदर डाला जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर मित्रों, अवायवीय अवस्था के अंदर डाला जाता है। अवायवीय अवस्था के अंदर किसको डाला जाता है, माल्टोज को डाला जाता है। अब इस माल्टोज पर साथियों कौन सी अवस्था में, अवायवीय अवस्था के अंदर जाइमेज एंजाइम की क्या करवाई जाती है, जाइमेज एंजाइम इसके ऊपर डाला जाता है। जाइमेज एंजाइम क्या डाला जाता है, जाइमेज एंजाइम इसके ऊपर डाला जाता है अवायवीय अवस्था के अंदर। तो मित्रों क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल बनता है यानी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कई बार क्या होता है मित्रों कि इस जो नलिका के अंदर क्या हो जाती है, लीकेज रह जाती है। क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। तो उस दौरान साथियों इसके अंदर क्या प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और इथेनॉल की जगह क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जहरीली शराब कहते हैं। माल्टोज जो होता है साथियों भारत के अंदर, इससे किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है कि इसे एक बंद नलिका के अंदर साथियों क्या होता है, प्रवाहित करवाया जाता है। किसको, माल्टोज को। और अवायवीय अवस्था के अंदर साथियों जाइमेज एंजाइम इसके ऊपर डाला जाता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है साथियों, इथेनॉल का निर्माण हो जाता है, यानी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इस नलिका के अंदर साथियों क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है और इसके अंदर क्या प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण साथियों क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है, यानी जहरीली शराब बन जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही हानिकारक हो जाती है। जो ये जहरीली शराब होती है वो मिथेनॉल के बनने के कारण किसका निर्माण हो जाता है साथियों, जहरीली शराब का निर्माण हो जाता है। तो ये तो था साथियों क्या हमारा माल्टोज, जो सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। और इसे क्या कहा जाता है साथियों, माल्ट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। इसके अंदर साथियों दो
एकलक इकाइयां होती है और दोनों एकलक इकाइयां साथियों किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि दो मोनोसेकेराइड यानी दो मोनोसेकेराइड कौन सी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है साथियों? माल्टोज बनता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि माल्टोज का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो साथियों किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये तो था माल्टोज। जो डाइसेकेराइड का पहला प्रकार था हमने पढ़ा साथियों, कौन सा पढ़ा? माल्टोज पढ़ा। दूसरा जो प्रकार है सुक्रोज है। क्या है साथियों? सुक्रोज है। दूसरा जो प्रकार है डाइसेकेराइड का वो कौन सा है साथियों? सुक्रोज है। कौन सा है? सुक्रोज है। सुक्रोज की यदि अपन बात करें साथियों तो यह बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है साथियों, कौन बनता है? सुक्रोज बनता है। कौन बनता है? सुक्रोज बनता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जब इस सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं, तो यह दो एकलक इकाइयों में टूटता है। और वो दोनों एकलक इकाई कौन कौन सी होती है साथियों? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। ये दोनों एकलक इकाइयां होती है साथियों। और ये कौन सी एकलक इकाई है? ये है साथियों मोनोसेकेराइड। या दोनों क्या है साथियों? मोनोसेकेराइड है। क्या है? दोनों मोनोसेकेराइड है। ये अपन यदि अपन बात करें साथियों डाइसेकेराइड की तो इसका दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? सुक्रोज है। दूसरा प्रकार कौन सा है? सुक्रोज है। यदि अपन बात करें साथियों तो इसे क्या कहा जाता है? इस सुक्रोज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गन्ने की शर्करा। गन्ने की क्या कहा जाता है? इसे गन्ना शर्करा कहा जाता है। इसे टेबल शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल शर्करा कहा जाता है। और मित्रों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रसोई घर की शर्करा। क्या कहा जाता है? रसोई घर की शर्करा कहा जाता है। और मित्रों इसे क्या कहा जाता है? इसे और भी नाम से जाना जाता है, इसे व्यापारिक शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक शर्करा के नाम से जानते हैं। किसको साथियों? इस सुक्रोज को जानते हैं। गन्ना शर्करा सुक्रोज को कहते हैं, टेबल शर्करा सुक्रोज को कहते हैं, रसोई घर की शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। और व्यापारिक जो शर्करा होती है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। मित्रों इसे कहा जाता है चुकंदर की शर्करा। क्या कहा जाता है? चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। चुकंदर की शर्करा कहा जाता है। और मित्रों इसे कहा जाता है प्रतीप शर्करा। किस नाम से जानते हैं? प्रतीप शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किसको? इस सुक्रोज को जानते हैं। मित्रों गन्ना शर्करा, टेबल शर्करा, रसोई घर की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, चुकंदर शर्करा और प्रतीप शर्करा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इस सुक्रोज को जाना जाता है। इसकी जो मात्रा पाई जाती है साथियों वो आलू के अंदर, शक्करकंद के अंदर, आलू के अंदर, शक्करकंद के अंदर और मित्रों किसके अंदर पाई जाती है? शक्कर के अंदर पाई जाती है। और पाई जाती है साथियों किसके अंदर पाई जाती है? गन्ने के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? गन्ने के अंदर पाई जाती है। गन्ने के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है और आलू के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। शक्कर के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है, शक्करकंद के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। और मित्रों इसकी मात्रा पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है? सलजम के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? सुक्रोज की मात्रा सलजम के अंदर पाई जाती है। ये था साथियों सुक्रोज। और तीसरा जो प्रकार आता है साथियों इसका वो आता है साथियों क्या? लैक्टोज। कौन सा आता है? लैक्टोज, जिसे अपन कहते हैं साथियों क्या कहते हैं? इसे दूध की शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध दूध की शर्करा कहा जाता है। जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो मित्रों यह टूट जाती है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और मित्रों किसके अंदर टूट जाती है? ग्लैक्टोज के अंदर टूट जाती है। किसके अंदर टूट जाती है? ग्लैक्टोज के अंदर टूट जाती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज या ग्लैक्टोज आपस में जब मिलती है तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। और उस डाइसेकेराइड का क्या नाम है साथियों? लैक्टोज है। क्या नाम है? लैक्टोज है। तो ये था हमारा साथियों डाइसेकेराइड। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण के बारे में, मोनोसेकेराइड पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मोनोसेकेराइड के अंदर हमने क्या देखा? ग्लूकोज देखा। और उसके बाद में हमने क्या देखा साथियों? ग्लूकोज के बाद में फ्रुक्टोज पढ़ा। और फ्रुक्टोज के बाद में हमने क्या पढ़ा साथियों? ग्लैक्टोज पढ़ा। अब हमने डाइसेकेराइड के अंदर साथियों क्या देखा? सबसे पहले सुक्रोज पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा साथियों? माल्टोज पढ़ा। उसके बाद में सुक्रोज पढ़ा। और सुक्रोज के बाद में हमने देखा साथियों लैक्टोज। अब साथियों तीसरा जो प्रकार है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा जो प्रकार है वो है पॉलीसेकेराइड। कौन सा है साथियों? पॉलीसेकेराइड का प्रकार पॉलीसेकेराइड। तीसरा जो हमारा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का वो है पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। यानी पॉली का अर्थ क्या होता है साथियों? बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारी इकाइयां। बहुत सारी इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। और ये बहुत सारी इकाइयां साथियों कौन सी होती है? ये होती है साथियों मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। मित्रों इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। जल अपघटन मित्रों इनका जल अपघटन हो सकता है, सॉरी इसका जल अपघटन हो सकता है। जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो किस में टूट जाती है? ये बहुत सारी मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाती है। या साथियों ये भी अपन कह सकते हैं कि 10 से अधिक कि साथियों 10 से अधिक जब मोनोसेकेराइड जुड़ती है, मोनोसेकेराइड आपस में जब जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है? इस पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। और मित्रों ये जल के अंदर क्या होती है? अघुलनशील होती है। जल के अंदर, जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। क्या होती है साथियों? जल में अघुलनशील होती है। और साथियों ये स्वादहीन होती है। कैसी होती है? स्वादहीन होती है। कैसी होती है? स्वादहीन होती है। यदि अपन बात करें पादपों के अंदर जो फ्लोएम होता है, पादपों में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पादपों के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लोएम होता है साथियों, इस फ्लोएम के अंदर स्टार्च संग्रहित रहता है। पादपों का जो भोजन होता है स्टार्च, वो क्या होता है? संग्रहित रहता है। इस स्टार्च को साथियों क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड प्रकार की एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड प्रकार की एक क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट है। यदि अपन बात करें इस स्टार्च की तो ये स्वादहीन होती है। और जल में क्या होती है साथियों? अघुलनशील होती है। जल के अंदर क्या होती है? अघुलनशील होती है। अब यदि अपन बात करते हैं साथियों मनुष्य की, तो मनुष्य का जो यकृत होता है, मनुष्य का जो लीवर होता है, उस लीवर के अंदर साथियों भोजन संग्रहित रहता है। और वो भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। किसके रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और उस ग्लाइकोजन को साथियों क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या है साथियों? पॉलीसेकेराइड है। क्या है साथियों? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद में यदि अपन बात करें मित्रों किसकी, यदि अपन बात करें इसके बाद यदि अपन बात करें किसकी साथियों? पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे साथियों? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और यह सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है। ये सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है साथियों? पॉलीसेकेराइड है। अब यदि अपन बात करें संरचनात्मक रूप से देखें अपन, संरचनात्मक रूप से यदि अपन देखें तो संरचनात्मक रूप से जो पॉलीसेकेराइड होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों होमो पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड। और दूसरा जो होता है वो होता है साथियों कौन सा? हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर साथियों एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है? एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है? एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड पाई जाती है। मोनोसेकेराइड पाई जाती है। यानी एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइडों का समूह होता है साथियों कौन सा? होमोपॉलीसेकेराइड। और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है साथियों इसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? मोनोसेकेराइड पाई जाती है। मोनोसेकेराइड पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? मोनोसेकेराइड पाई जाती है। यदि अपन बात करें होमोपॉलीसेकेराइड की तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पॉलीसेकेराइड आती है अभी देखते हैं अपन। एक तो आता है साथियों कौन सा? होमोपॉलीसेकेराइड जो होता है साथियों इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक आता है स्टार्च,
एक आता है स्टार्च, एक आता है ग्लाइकोजन, एक आता है स्टार्च, एक आता है ग्लाइकोजन, और मित्रों एक आता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और साथियों एक आता है कौन सा, डेक्सट्रोज। क्या आता है, डेक्सट्रोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सट्रोज, और जो चौथा जो होता है वो आता है साथियों कौन सा, काइटिन। कौन सा आता है, काइटिन। यदि अपन बात करें साथियों डेक्सट्रोज की, डेक्सट्रोज की अपन बात करें तो ये जो डेक्सट्रोज होता है साथियों यह किस में पाया जाता है, जो यीस्ट होता है और जो बैक्टीरिया होता है, यीस्ट और बैक्टीरिया जो होता है इनका जो भोजन होता है, यीस्ट और बैक्टीरिया का जो भोजन होता है वो कौन सा होता है साथियों, डेक्सट्रोज होता है। इनके यीस्ट और बैक्टीरिया के दिन भोजन का जो संग्रहण होता है वो साथियों किसके रूप में होता है, डेक्सट्रोज के रूप में होता है। एक होता है साथियों काइटिन। ये जो काइटिन होता है ये क्या होता है कि जो कवक होते हैं, क्या होते हैं साथियों कवक जो होते हैं, कवक और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और मित्रों जो आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं, उन आर्थ्रोपोडा के सदस्यों को जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो कंकाल होता है, बाहरी जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, इस काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, इस काइटिन का बना होता है। इसलिए साथियों इस काइटिन को क्या कहा जाता है, फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है, फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है। किसको साथियों, इस काइटिन को, किसको साथियों, इस काइटिन को किसके नाम से जाना जाता है, फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है। डेक्सट्रोज जो होता है साथियों यीस्ट और बैक्टीरिया में भोजन के रूप में संग्रहित रहता है। यीस्ट और बैक्टीरिया में संचित जो भोजन होता है वो किसके रूप में होता है, डेक्सट्रोज के रूप में होता है। और मित्रों यदि अपन बात करें जो दांतों पर बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया प्लाक है, दांतों पर जो बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया जो प्लाक होता है साथियों वो किसका बना होता है उसमें क्या पाए जाते हैं साथियों, डेक्सट्रोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डेक्सट्रोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डेक्सट्रोज पाई जाती है। काइटिन जो होता है वो कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है मित्रों, और जो आर्थ्रोपोडा की बाहरी कंकाल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और काइटिन को क्या कहा जाता है, फंगल सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये तो था क्या, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का पहला जो प्रकार हमने पढ़ा संरचना के आधार पर, तो हमने पढ़ा क्या, होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं साथियों हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली मोनोसेकेराइड जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और जो पहला इसका हेटेरोपॉलीसेकेराइड का जो पहला प्रकार है वो है साथियों कौन सा, पेक्टिन। कौन सा है, पेक्टिन। और ये जो पेक्टिन होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है साथियों, वो बना होता है, एक तो बना होता है साथियों मेथिलेटेड ग्लूटानिक एसिड का बना होता है, मेथिलेटेड ग्लूटानिक एसिड से बना होता है। मेथिलेटेड ग्लूटानिक अम्ल। और मित्रों यह बना होता है किससे बना होता है, ग्लैक्टोज से बना होता है। और साथियों किससे बना होता है, यह बना होता है अरेबिनोज से बना होता है। यह बना होता है साथियों मेथिलेटेड ग्लूटानिक अम्ल और ग्लैक्टोज और अरेबिनोज से बना होता है। मित्रों ये जो पेक्टिन होता है यह कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज को बांधे रखता है। किसको बांधे रखता है, सेल्यूलोज को बांधे रखता है। इसलिए साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको पादप सीमेंट के नाम से भी जानते हैं पेक्टिन को। इसको क्या कहा जाता है, पादप सीमेंट के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं साथियों, इस पेक्टिन को जानते हैं। मित्रों हेटेरो पॉलीसेकेराइड जो होता है इसका दूसरा प्रकार है हेमीसेल्यूलोज। क्या है साथियों, हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज जो होता है साथियों वो किससे बना होता है, ये बना होता है मेनोज ग्लैक्टोज
मेनोज, गैलेक्टोज और साथियों एरेबिनोज, और मित्रों किसका बना होता है ये, यह बना होता है जाइलुलोज का बना होता है, जाइलुलोज का बना होता है। यानी मेनोज, ग्लैक्टोज, एरेबिनोज और जाइलुलोज का बहुलक होता है हेमिसेल्यूलोज जो होता है वो। और मित्रों कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार है साथियों वो होता है कौन सा, हाइलुरोनिक अम्ल। तीसरा जो प्रकार है हेटेरो पॉलीसेकेराइड का वो है साथियों कौन सा प्रकार है, तीसरा हाइलुरोनिक अम्ल। तीसरा जो प्रकार है वो है हाइलुरोनिक अम्ल। ये क्या है साथियों, हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। और मित्रों ये किस किस से बना होता है, यह बना होता है डी, किससे बना होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड से बना होता है, डी ग्लूकोरोनिक अम्ल। और मित्रों किससे बना होता है, और बना होता है एसिटिल ग्लूकोजामिन, एसिटिल ग्लूकोजामिन का बहुलक होता है ये। डी ग्लूकोरोनिक अम्ल और एसिटिल ग्लूकोजामिन का बहुलक होता है हाइलुरोनिक अम्ल। मित्रों ये हाइलुरोनिक अम्ल जो होता है ये साथियों क्या काम करता है कि जो कचाव तरल होता है हमारा, कचाव तरल होता है, और मित्रों जो नाभि के रज्जु होते हैं हमारे, नाभि रज्जु जो होता है, और मित्रों जो हड्डियों की संधियां होती हैं उन संधियों के अंदर साथियों स्नेहक का काम करता है। क्या काम करता है, स्नेहक का काम करता है। हाइलुरोनिक जो अम्ल होता है साथियों एक प्रकार का क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है जो डी ग्लूकोरोनिक अम्ल और एसिटिल ग्लूकोजामिन का क्या होता है, बहुलक होता है। और ये कचाव तरल नाभि रज्जु और संधियों में किसका काम करता है, स्नेहक का काम करता है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, जंतु की क्या कहा जाता है साथियों, जंतु सीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु सीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु सीमेंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, हाइलुरोनिक अम्ल को कहा जाता है। मित्रों इसके बाद में यदि अपन बात करें, एक होता है चौथा जो प्रकार होता है इसका वो होता है हेपेरिन। किसका, हेपेरिन जो चौथा प्रकार होता है वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का चौथा प्रकार होता है वो होता है साथियों हेपेरिन, जो क्या है साथियों रक्त प्रतिस्कंदक क्या है, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है कौन सा साथियों, ये हेपेरिन। इसके बाद में देखिए साथियों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यहाँ पर क्या होता है, संपन्न होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहला कार्य यही होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है सबसे पहला कार्य ये होता है कि शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण या कह सकते हैं निर्माण के लिए जो पदार्थ होते हैं साथियों उनका संग्रहण भी करके देता है। कौन करके देता है, ये कार्बोहाइड्रेट करके देता है। कौन साथियों, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्रोटीन निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण करता है। और मित्रों ये वसा का भी पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। इसके साथ यदि अपन बात करें डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए का जो प्रमुख घटक होता है, का प्रमुख जो घटक होता है वो क्या कौन होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि अपन बात करें साथियों एक ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मित्रों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन करवाया जाता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन जब करवाया जाता है तो साथियों 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी क्या प्राप्त होती है साथियों, ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो 4 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो साथियों ये तो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट की क्या कार्य पढ़े। इसके बाद में साथियों संतुलित भोजन के अंतर्गत हमारा बच जाता है क्या, प्रोटीन बच जाता है, और बच जाता है साथियों वसा। उसके बाद में बच जाता है साथियों विटामिन जो सहायक और उसके बाद में खनिज लवण और जल।
ये बच जाते हैं, इनको धीरे धीरे अपन समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें व करवाएं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। जय हिंद साथियों, जय भारत।